अस्सलाम वालेकुम। म्यूचुअल फंड्स, मनी मार्केट्स या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की आज बात नहीं करेंगे। आज हम स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे कि अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आपने पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना है और सिर्फ 5 स्टॉक्स की सिलेक्शन करना है ताकि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर आपको अच्छे रिटर्न्स आएँ, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ये जो 5 स्टॉक्स मैं आपको बताऊँगा, क्या ये एक ही सेक्टर से उठा लें या इसको डिफरेंट सेक्टर्स में इसको डाइवर्सिफाई करें, क्या ऑप्शन बेहतर होगा। और जब स्टॉक्स की सिलेक्शन करना है तो किन पैरामीटर्स को देखना है। देखिए, 2 मेन पैरामीटर्स हैं जिनको आपने ज़रूर देखना है और जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। 2 पैरामीटर्स में सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब, उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखना। दूसरे नंबर पे कि क्या कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रीवियस पास्ट में किस तरह से वो पे आउट कर रही है। पे आउट का क्या मतलब कि कैपिटल गेन या डिविडेंड किस तरह से वो दे रही है, ठीक है। ये दोनों पैरामीटर्स आपको कहाँ से पता चलेंगे, मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पे जाना नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो डेटा पोर्टल है वहाँ पे अवेलेबल होगी। कंपनी सर्च करें और उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स में आ जाएँ, पे आउट्स में आ जाएँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। अभी फाइनेंशियल रिजल्ट्स में क्या देखना है, कम से कम आप ये देखें कि पिछले 3 से 5 साल में जो कंपनीज की सेल्स हैं, जो उसके रेवेन्यूज़ हैं, वो किस तरह से रहे हैं। क्या वो मुसलसल बढ़ रहे हैं, जो उसके सेल्स हैं अगर बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्वार्टरली भी देखें और फिर एनुअली भी देखें, कम से कम 3 से 5 साल। इसके अलावा थोड़ी सी डिटेल में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आपको वहीं पे मिल जाएंगी और वहाँ पे पिछले 5 साल में देखें कि कंपनी ने जो पे आउट करना है, पे आउट का मतलब जो उसकी लायबिलिटीज़ हैं, जो उसने दूसरों को उधार देने हैं, कि क्या उनमें कमी आ रही है या वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर उनमें कमी आ रही है तो ये बहुत बेहतर बात है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पे आउट्स की, जो कि फंडामेंटल के अलावा जो दूसरा पॉइंट है, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, आपने ये देखना है कि ये कंपनी पिछले 5 साल में या 3 साल में, 1 साल के जो 4 क्वार्टर्स होते हैं, कितना पे आउट कर रही है, डिविडेंड दे रही है, वो कितना परसेंट दे रही है, 10% है, 20 है, 25% है, डिपेंडिंग अपॉन के उसके शेयर की वैल्यू क्या है। सही हो गया। जब आप ये देख लें तो उसके साथ आपने एक और चीज़ देखना है कि फंडामेंटल भी आपने देख लिया कि कंपनी स्ट्रॉन्ग है, पे आउट भी दे रही है, कि क्या वो डिविडेंड के साथ क्या वो बोनस शेयर दे रही है। अगर वो बोनस शेयर दे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकती है, ठीक है। और मैं आपको ये कंपनी बताऊंगा भी सही, ख़ास तौर पे जो कि आपको डिविडेंड्स भी देती है और साथ बोनस शेयर भी देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके इन्वेस्टमेंट को 4 चांद लगा देती है। ये आपने कुछ पैरामीटर्स देख लेने हैं। अभी हम सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान डेटा पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बेशुमार सेक्टर्स मिल जाएंगे, कुछ 30-35 के 37 के करीब सेक्टर्स हैं, लेकिन आपने उनमें से किन सेक्टर्स में काम करना है। मैं सबसे पहले फार्मा सेक्टर की बात करता हूँ, फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अच्छा, ये जो सेक्टर है ना, इसके जो भी केमिकल्स हैं वो इम्पोर्ट्स, इसका कनेक्शन है। पहली ये बात, डॉलर रेट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। और दूसरी, अभी वैसे ये गवर्नमेंट ने थोड़ी सी इसमें चेंजेस की हैं। पहले क्या था कि गवर्नमेंट बताती थी कि ये वाली जो मेडिसिन हैं इनका ये रेट होना चाहिए। फिर जो ये असर किस पे ऊपर पड़ता था, कंपनी के ऊपर पड़ता था, जो उसके प्रॉफिट्स हैं वो कम होते हैं। लेकिन ये पता नहीं होता कि ये जो पॉलिसी है क्या ये सस्टेन करेगी। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को मैंने आपको क्यों मिसाल दी कि इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से मैं ये नहीं समझता कि इसको आप वैल्यू इन्वेस्टिंग, अगर आपका प्लान है तो इस सेक्टर को आप प्लान करें। अब इसमें आपको डिफरेंट सेक्टर्स मिल जाएंगी और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इस सेक्टर में सारी कंपनीज़ को आप नज़रअंदाज कर दें। काफ़ी कंपनीज़ हैं जिनको आप बेस बना के लेके चल सकते हैं। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूँ, जिस तरह सिमंस है, आप इसका ज़रूर एक एनालिसिस कीजिएगा। ये एक सेक्टर है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर की मैं ख़ास तौर पे बात करूँ तो ये इंटरेस्ट रेट, जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी आती है, स्टेट बैंक ये कहता है जी हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने जा रहे हैं, कम करने जा रहे हैं। तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो तब बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर बहुत बेहतर परफॉर्म करने वाला एक सेक्टर है। अभी आप ज़रा नोट कर लें, जो मैं आपको अपने एनालिसिस के मुताबिक बता रहा हूँ, फिर आपने अपना एनालिसिस करना है और डिसीजन आपने खुद लेना है कि आपके लिए कौन से 5 बेस्ट स्टॉक्स हो सकते हैं, और इसका तरीकाकार भी देख रहे हैं। जब आपको डिविडेंड हो, ख़ासतौर पर अगर मैं डिविडेंड्स की बात कर रहा हूँ, तो आपने फिर इन डिविडेंड्स को जैसे ही आपको क्वार्टरली मिले, फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड है, हाफ ईयरली है, ईयरली है, तो फिर आपने इनको क्या करना है कि इनमें री इन्वेस्ट करना है, ठीक है। टैक्सेशन के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि फाइलर के लिए वो 15% है और जो नॉन फाइलर है उसको 30% लगता है।
ठीक है। तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर को ही, वो जो मेरा फेवरेट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर वन ऑफ द फेवरेट है। और इसमें जो 2 स्टॉक्स बताता हूँ, इसमें पहले आप इसका ग्राफ भी देख लीजिएगा, सेल्स रेवेन्यूज़ भी देख लीजिएगा, रेशोज़ भी देख लीजिएगा, पे आउट्स भी देख लीजिएगा, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बेहतर ये कंपनीज़ है। फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक है मिज़ान बैंक MEBL और दूसरी MCB, कोई एक सिलेक्ट कर लें, उसको आप बेस बना के चलें। ज़्यादा नहीं यार, जो आपकी एपिटाइट है, एक शेयर 2 शेयर परचेज़ करते जाएँ, लेकिन इन्वेस्टिंग की तरफ आएँ। दूसरा सेक्टर फर्टिलाइज़र्स का। अभी फर्टिलाइज़र्स क्यों? फर्टिलाइज़र देखें, जो यूरिया खादें, इसमें भी गैस की एक इन्वॉल्वमेंट है, उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, नहीं देती। वैसे जो टेक्निकल डिस्कशन है हम थोड़ी बढ़ाएंगे ताकि आपका जो माइंड है ना उस लेवल पे आ जाए। अभी जो क्योंकि स्टार्टिंग है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। अच्छा, फर्टिलाइज़र सेक्टर्स में जो कंपनीज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें एक कंपनी में बताऊँगा एफर्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई और दूसरा ऑप्शन देखना है तो वो FFC फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है। इन दोनों को आप एनालाइज़ कीजिएगा कि पिछले 3 साल में इनका ग्राफ किस तरह से रहा है, क्या आपको ये कैपिटल गेन दे रही हैं, इनकी रेवेन्यूज़ किस तरह से रहे हैं और साथ इनके रेशोज़ किस तरह से हैं और फिर पे आउट्स किस तरह से हैं। इन 2 में से कोई एक कंपनी सिलेक्ट कर लें। तीसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसमें मेरी एक सबसे फेवरेट कंपनी है, वो है मिल्लत ट्रैक्टर्स। अभी ये वो कंपनी है जिसको आपने देखना है इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू भी देखना है और साथ आपने ये देखना है कि डिविडेंड के साथ क्या आपको ये बोनस शेयर दे रही है। और जब आपको बोनस शेयर मिलते हैं ना, मिसाल के तौर पे 50%, 40% या 30% बोनस शेयर मिल गए, उसके ऊपर जब आप रेट लगाते हैं तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। मैंने आपको ये एक वीडियो में ये बताया था कि अगर आपने 2021 में 100 शेयर सिर्फ मिलर ट्रैक्टर के लिए हों तो वो आज की डेट में आपको कितना % रिटर्न दे रहे होंगे। सही, क्योंकि वो बोनस शेयर भी मिल जाते हैं, फिर डिविडेंड भी उस तरह से मिलता रहता है, तो फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्राईफोल्ड होती रहती है। अच्छा, इसके अलावा जी पावर सेक्टर या पावर जनरेशन सेक्टर की मैं बात करूँ तो वहाँ पे मेरी जो फेवरेट कंपनी है वो है आप पावर। और आज की डेट में अगर उसका एनालिसिस देखा जाए तो हॉट फेवरेट है, इस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बेहतर हो स्कोप हो सकता है यहाँ पे। तो इस इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ग्रोथ और साथ डिविडेंड्स ये एक बेहतर ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा, वो ये कि सीमेंट सेक्टर की बात नहीं की। सीमेंट सेक्टर जो है ना, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ग्रोथ एक अच्छा सेक्टर है, बट अगर आप ये कहें कि क्या वो आपको डिविडेंड्स वगैरह देता है तो वो इतना ज़्यादा बेहतर सेक्टर नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पे डिविडेंड्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये 5 सेक्टर हैं जिसमें नंबर 1 बैंकिंग, दूसरे नंबर पे फर्टिलाइज़र, तीसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल, चौथे नंबर पे पावर सेक्टर। और अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में जाना चाहें तो वो टेक्सटाइल सेक्टर में एक ILP इंटरलूप कंपनी है, और IT सेक्टर लास्ट पे रह गया, उसमें आप सिस्टम लिमिटेड को देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मेरा एनालिसिस था, बाकी आप अपना डिसीजंस अकॉर्डिंगली करें और डिसाइड करेंगे आपको किस साइड पे जाना है, बट इन्वेस्टमेंट की तरफ आप ज़रूर आएँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।